हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अध्याय 5 जो है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। मतलब राजाओं का चुनाव कैसे किया जाता होगा, उस टाइम पे कौन राजा बनता होगा। तो हम पुराने गणराज्य के बारे में बात करेंगे। तो चुनाव का एक दिन रहता है। हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं और वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि जब कोई अच्छा दिन रहता है, हमें कहीं जाना रहता है अच्छी जगह, तो हम कितने जल्दी रेडी होकर पहुंचने मतलब चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। उसी तरह ये लोग भी तैयार होकर जल्दी से सबसे पहले केंद्र पर पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासक का चुनाव करने जा रहे हैं। तो आज हम इस चैप्टर में चुनाव के बारे में पता करेंगे कि आखिर ये चुनाव कैसे होते हैं, जिसके द्वारा कैसे चुना जाता है लोगों को। कुछ लोग शासक कैसे बने आखिर। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। आखिर जो पहले लोग थे उस टाइम पे ना चुनाव होता था ना कुछ, तो उस टाइम पे आखिर लोग कैसे शासक बनते थे, कौन राजा बनता था, कौन वहाँ का प्रधान रहता था, तो पहले कैसे जनता के द्वारा होता था या फिर कैसे, तो उस बारे में आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जो राजा राम के टाइम पे हुआ था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्होंने उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उनके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था, जो सबका मुखिया होता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। अन्य कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किए जाते थे। शूद्र मतलब जो नीची जाति के रहते हैं उन्हें शूद्र बोलते हैं। जो राजाओं के, ब्राह्मणों के काम में मतलब उन्हें कोई ज़्यादा कार्य करने की अनुमति नहीं रहती थी, वो सिर्फ सेवक लोग रहते थे। हम वर्ण के बारे में बात करते हैं, मतलब कौन ऊंची जाति का रहता है, कौन नीची जाति का, इस बारे में। उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मण सबसे ऊंची जाति का माना जाता था, क्षत्रिय उससे नीचे, और वैश्य और शूद्र सबसे नीची जाति के सेवक लोग माने जाते थे। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलते थे। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों का काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। जैसा कि हम जानते हैं, पहले के लोग कितनी ऊंच नीच के वो रखते थे और बहुत ज़्यादा मानते थे इन सब चीज़ों में, कि जैसे कि शूद्र लोग जो रहते थे मंदिरों में भी नहीं जाने का उन्हें हक था।
मतलब उन्हें बहुत बहुत अजीब ही उन्हें व्यवहार करा जाता था उनके साथ। कुछ कुछ तो अभी भी ऐसा ही होता है, कहीं कहीं हमने सुनने को भी मिलता है, देखने को भी मिलता है, बहुत जगह अभी भी यही होता है। अब हम बात करेंगे जनपदों की। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र में दिखाए गए हैं, जैसे हम देखेंगे उज्जैन, मगध, वैशाली, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, तक्षशिला, इन सब जगहों में जनपद। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है, जैसे दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसल उगाते थे। ये हम देख सकते हैं कि धूसर पात्र, इस पात्र में थालियाँ कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता हो। अब हम आगे चलते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जिससे इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये बर्तनों पर चित्रकारी की गई होगी। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है, मतलब उन्हें डिज़ाइन किया गया है इस आकार में। अब महाजनपद की बात करेंगे। लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगे। मतलब जो अच्छा काम करता था जनपद रहता था और फिर वही आगे जाके महाजनपद कहलाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। इतनी ऊंची ऊंची किलेबंदी की गई, इतनी ऊंची दीवारें बनाई गई, इससे हमें ये ज्ञात होता है कि लोग राजा जो लोग रहते थे वह आक्रमण के डर के कारण इतनी ऊंची सुरक्षा के लिए बनाते थे ताकि उन पर कोई आक्रमण ना कर पाए। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों लोगों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी, जैसे कि हम ये देख सकते हैं। ये कौशाम्बी किले की दीवार है, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंटों की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। कितनी मेहनत लगी होगी इसे बनाने में। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः सिक्कों के रूप में किया जाता होगा। अब हम बात करते हैं कर के रूप में। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोग द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे, मतलब लोगों से धन इकट्ठा करने लगे। फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर मतलब होता है टैक्स। जैसे कि आज के समय में टैक्स लगता है किसी भी चीज़ पर, उसी तरह उस ज़माने में कर लगाया जाता था। जैसे फसलों पर टैक्स, कारीगरों पर के ऊपर लगाया गया टैक्स, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, आखिटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थीं। अब हम बात करेंगे कृषि में परिवर्तन की। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे
अब कठोर ज़मीनों को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई और इससे मतलब समय की भी बचत होती थी। इससे जल्दी जल्दी हो जाया करता था। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़काव धान उपजाने के बजाय धान के पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। जैसे कि हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, कृषि में कितना एक एक करके कितना ज़्यादा परिवर्तन आने लगा था। सूक्ष्म निरीक्षण। मगध। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ, रथ बनाने के लिए लकड़ियाँ मिलती थीं। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहा अयस्क की खदानें हैं। मजदूर, औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थी। मगध में 2 बहुत शक्तिशाली शासक बिम्बिसार और अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधक अपनाते थे। महापद्मनन एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, जिसे हम कह सकते हैं आज का पटना, उसे पाटलिपुत्र कहते थे, को राजधानी बनाया गया। 2300 सालों से भी पहले की बात है कि मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारों तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, मतलब मगध की ओर आना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासक के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अब हम बात करते हैं बज्जी। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक एक बज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासक व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते हैं। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। मतलब हमें बौद्ध ग्रंथ से इसके बारे में पता चल रहा है। अजातशत्रु और बज्जी संघ। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वाश्यकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गाँव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। इन सभी चीज़ों का पालन करेंगे तो इस राज्य की तरक्की होती रहेगी। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो आज हमने इस अध्याय में बात की कि चुनाव कैसे होता था, मतलब पहले के टाइम पर राजाओं को कैसे चुना जाता था और कुछ बड़े बड़े राजा भी बने, कुछ मतलब राज्यों की भी ऐसे खोज हुई, पता चला
कि यहाँ पे ऐसे शासक रहते थे, ये सब। तो आज हमने इसमें कुछ उपयोगी शब्द यूज़ किए हैं। राजा, अश्वमेध यज्ञ, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गण अथवा संघ। तो इन सभी के बारे में हमने आज पढ़ा। अब हम बात करेंगे अगले अध्याय में।